दोस्तों, जब अशोक की मुलाकात एक ऐसे ट्रक ड्राइवर से हुई जो ट्रक में 13 बकरियों को सोने के गहने पहना कर लेकर जा रहा था, तो अशोक चौंक गया। फिर जब अशोक ने उस ट्रक ड्राइवर से उन बकरियों के बारे में पूछा, तो उस ट्रक ड्राइवर ने जो कहानी सुनाई, और उस कहानी के ख़त्म होते ही अशोक के पेट में तेज दर्द क्यों उठ गया और उसके कानों में तेज घंटियां क्यों बजने लगी। तो दोस्तों, आखिर कौन था वो ट्रक ड्राइवर, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। चलिए शुरू करते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी। दोस्तों, ये तब की बात है जब मेरी बीवी वसुंधरा अपने मायके अलवर के कुशालगढ़ गांव गई हुई थी। उसको गए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि मुझे एक रात खबर मिली कि वसुंधरा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो ऐसे में मैं उसी वक्त अलवर जाने के लिए घर से निकला। चूँकि काफ़ी रात हो गई थी, तो ऐसे में कोई सवारी मिल नहीं रही थी। पर ऊपर वाले की कृपा से करीबन 5 मिनट बाद एक ट्रक वाले ने मुझे देखकर ट्रक रोका, और जब मैंने उसे बताया कि मैं अलवर की ओर जा रहा हूँ, तो वो मेरे को देखकर मुस्कुराया और इशारे से ट्रक में बैठने को बोला। ट्रक में बैठने के बाद जब हम वहाँ से आगे चले, तो ट्रक वाले ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, मैं भी अलवर ही जा रहा हूँ। दोस्तों, ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, पर वो मुस्कान अगले 10 मिनट बाद चिंता में तब बदल गई जब मुझे एहसास हुआ कि वो ट्रक ड्राइवर ज़्यादा पिया हुआ है। क्योंकि मैं भी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर रह चुका था, तो ऐसे में मुझे इतना तो पता ही था कि लगभग सभी ट्रक ड्राइवर ड्रिंक करके ही ट्रक चलाते हैं। पर इस ट्रक ड्राइवर ने इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि उसकी आंखें झपक रही थी, और उसके साथ ट्रक हाईवे पर लहराते हुए जा रहे थे। मसलन ट्रक एक लाइन में नहीं चल रहे थे, कभी दाएं तो कभी बाएं, यानी कि बीच में नहीं चल रहे थे। वो तो गनीमत थी कि हाईवे पूरा खाली पड़ा था, नहीं तो किसी न किसी गाड़ी से भिड़ंत हो ही जाती। मौके की नज़ाकत को भांपते हुए मैंने फ़ौरन ही फैसला किया कि अगर ऐसे ही गाड़ी चलती रही तो कहीं ना कहीं पक्का एक्सीडेंट हो ही जाएगा। अब ये सोचते हुए मैंने फ़ौरन ही उस ट्रक ड्राइवर से कहा, भाई साहब, आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं, बुरा ना माने तो कुछ देर ट्रक मैं चला लेता हूँ। इसी बहाने आप थोड़ा सुस्ता भी लेंगे, और आप ट्रक की चिंता मत करो, मैं भी आप ही की तरह एक पेशेवर ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे इतना कहते ही उसने अपनी नींद भरी आंखों से मेरी ओर देखा और उबासी लेते बोला, सच में तुम चला लोगे ना? उसके ये पूछते ही मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे हाँ कहते ही उसने ट्रक साइड में रोका, और उसके बाद मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही मैंने ट्रक स्टार्ट की और निकल पड़ा। चूँकि मैं काफ़ी लंबे वक्त के बाद ट्रक चला रहा था, तो ऐसे में थोड़ी सी मुश्किलें पेश आ रही थी, पर उतनी नहीं। मैं ट्रक चलाता रहा, और इसी बीच ट्रक का ड्राइवर सो गया। फिर करीब आधे घंटे के बाद जब ट्रक सुनसान और अंधेरी जगह से गुजर रहा था, कि तभी वो ट्रक ड्राइवर एकदम से उठा और उठते ही ट्रक रोकने को बोला। ट्रक रोकते ही वो ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे चला गया। फिर जब मैंने ट्रक के साइड मिरर पर ध्यान दिया, तो मैंने देखा कि वो ट्रक ड्राइवर ट्रक से कुछ उतार रहा है। फिर अचानक से जब बकरी के मिमियाने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने देखा कि उस ड्राइवर ने ट्रक से एक बकरी उतारी है। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी उसने उस बकरी के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके फौरन ही बाद वो बकरी बिल्कुल शांत हो गई और वहाँ से तेज़ी से भाग गई। दोस्तों, बकरी के भागने के बाद वो ड्राइवर वापस से ट्रक में बैठते हुए चलने का इशारा करने लगा। इशारा पाते ही मैंने भी ट्रक आगे बढ़ा लिया, और फिर वहीं वो ड्राइवर फिर से सो गया, और मैं ट्रक ड्राइव करता हुआ ये सोचता रहा कि आखिर इसने उस बकरी को वहाँ पर छोड़ा क्यों। अब ये दिमाग में चल ही रहा था कि करीबन 20 मिनट के बाद वो ड्राइवर फिर से उठा और मुझे ट्रक रोकने को बोला। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता कि वो फिर से ट्रक से उतरा और ट्रक के पीछे जाकर ठीक पिछली बार की तरह एक बकरी ट्रक से नीचे उतारी, जिसके बाद उस बकरी के कान में भी वो कुछ फुसफुसाया और उसको छोड़ दिया। फिर इसके बाद वो ट्रक में बैठा
और फिर से मुझे इशारे से ट्रक आगे बढ़ाने को बोला। पर जब तीसरी बार फिर उसने ठीक वैसा ही किया तो उसके ट्रक में बैठते ही मैंने पूछा, भाई साहब आप हाईवे पर ये बकरी क्यों छोड़ देते हो? मेरे ये पूछते ही पहले तो कुछ देर वो मेरा मुंह ताकता रहा और फिर बोला, ये सब मैं अपनी बेटी की जान की सलामती के लिए कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो खामोश हो गया। वहीं मैं मन ही मन ये सोचने लगा, भला इन बकरियों का इसकी बेटी की जान से क्या लेना देना है। खैर कुछ देर तो मैंने उस ड्राइवर से कोई सवाल ही नहीं किया, पर जब उसने चौथी बार ट्रक रोकने को कहा तो इस बार उसके ट्रक से उतरते ही मैं भी ट्रक से नीचे उतर गया और उसके पीछे चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से तक पहुंचा तो मैंने पाया कि ट्रक में अभी 9 बकरियां और हैं। पर उन बकरियों की अजीब बात ये थी कि उन 9 की 9 बकरियों को इंसानी कपड़े, सोने के लॉकेट, पैरों में चूड़ियाँ, ये सब पहनाई गई थी, मानो किसी मकसद से इन बकरियों को इस तरह सजाया गया हो। अभी मैं अपनी फटी आंखों से इन बकरियों को ही देख रहा था कि तभी उस ड्राइवर ने उन 9 बकरियों में से एक बकरी को उतारा और फिर एक दफ़ा उसके कान में फुसफुसाया और उसके कान में फुसफुसाते ही वो बकरी वहाँ से भाग गई। उस बकरी के वहाँ से जाते ही वो ड्राइवर वापस से ट्रक में आकर बैठ गया। पर दोस्तों इस बार अपनी ड्राइविंग सीट पर ट्रक में बैठने के बाद जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो मैंने नोटिस किया कि उस ड्राइवर के आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके आंखों से आंसू बहता देख मैंने उससे पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे इस सवाल पर अपने एक हाथ से वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, वो लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। उसके इतना बोलते ही मैं चौंकते हुए बोला, कौन लोग और क्यों मारेंगे आपकी बेटी को? मेरे ये सवाल करते ही वो ड्राइवर बड़ी भारी आवाज़ में बोला, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि मेरी बेटी ने मरी हुई कुबड़ी को जगा दिया है, जिसे सालों पहले गांव वालों ने बड़े ही मुश्किल से मारा था। दोस्तों जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने उस कबड़ी का जिक्र किया तो मैंने उससे जिज्ञासावश एक और सवाल पूछा, ये कुबड़ी कौन है और गांव वालों ने उसे क्यों मारा था? जिस पर उस ड्राइवर ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, कहते हैं 30 साल पहले कांता सुरसा के घर ब्याह के आई थी। वो गांव की पहली बहू थी जो शादी के बाद भी दुल्हन की तरह सजी संवरी रहती थी। मसलन वो हमेशा वो सारे सोने चांदी के गहने पहने रहती जो सिर्फ दुल्हन शादी के दिन ही पहनती है। उसका ये बर्ताव यूँ तो बड़ा अजीब था, जिसके चलते गांव वाले आते जाते सुरसा के घर वालों को ताना मारा करते। पर ना जाने क्यों सुरसा के घर वाले लोगों को कुछ नहीं कहते और ना ही बहू को। धीरे धीरे कांता का सजने संवरने का शौक और भी बढ़ता चला गया। उसके गहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। पर हैरानी वाली बात यह थी कि सुरसा का परिवार भूखमरी से मर रहा था। अभी गांव वाले इसी गुत्थी में उलझे हुए थे कि आखिर पाई पाई का मोहताज सुरसा आखिर कैसे अपनी पत्नी को इतनी कीमती गहने कहाँ से लेकर दे रहा है। फिर इसी बीच गांव में एक अजीब सी घटना हुई। एक ही रात को गांव की जितनी महिलाएं गर्भवती थी उन सभी महिलाओं का गर्भपात हो गया। अब इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। अभी गांव वाले इस समस्या की जड़ की तलाशी कर रहे थे कि कुछ दिन के बाद 2 नवजात बच्चों ने दम तोड़ा। दोनों वो बच्चे थे जो गांव से बाहर थे और पिछली रात अपने ननिहाल से घर लौटे थे। उन दोनों बच्चों की मौत ने लोगों को झंझोर कर रख दिया। अब गांव वालों को एहसास हो चुका था कि गांव पर काल मंडरा रहा है। खैर अगली सुबह उन बच्चों को दफनाने के बाद गांव वालों ने कपाली तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। पर जब कुछ लोग कपाली तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचे तो पता चला कि वो कहीं ज़रूरी काम से दूर गए हुए हैं, जिसके बाद गांव वाले उनके लौटने का इंतज़ार करने लगे। फिर ऐसे ही एक रोज़ बेदू जो एक मोची था वो अपनी दुकान की ओर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र ज़मीन के उस टुकड़े पर गई जहाँ पर बच्चों को दफनाया गया था। तो उसने पाया कि किसी ने उन दोनों बच्चों की लाश निकाल ली है। ये देखते ही बेदू गांव की तरफ दौड़ा और चिल्लाते हुए बोला, किसी ने बच्चों की लाश चुरा ली है। बेदू मोची की बात सुनते ही गांव वाले फौरन ही वहां पहुंचे जहां से बच्चों की लाश गायब थे
तो उन्होंने देखा कि सच में बच्चों की लाश किसी ने खोद कर निकाल ली है। अभी वो गड्ढों की तरफ ही देख रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस सोने के हार पर गई जो वहीं उन गड्ढों के पास मिट्टी में दबी हुई थी। और जैसे उन्होंने उस सोने के हार को बाहर निकाला तो वैसे वो समझ गए कि ये काम किसका है। गांव वाले गुस्से से तिलमिला उठे और सीधे निकल पड़े सुरसा के घर की ओर, क्योंकि वो जो हार मिला था वो हार सुरसा की बीवी कांता का था। गुस्साई भीड़ ने सुरसा को धमकाते हुए कहा, अरे सुरसा, बाहर निकाला अपनी डायन बीवी को, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलते ही कुछ लोग जबरन सुरसा के घर के भीतर घुसे और उसकी बीवी कांता को उसके बालों से पकड़कर बाहर खींच लाए। और जब उससे पूछा गया कि तूने उन बच्चों के साथ क्या किया, तो वो रोते हुए बोले कि तुम लोग मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या तुम में से किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा है? जिस पर गांव वाले ने वो सोने का हार दिखाते हुए कहा, क्यों, ये तेरा नहीं है? गांव वालों को लगा था कि वो हार देखते ही अपना गुनाह मान लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इसके उलट उसने उन सबको फटकार लगाते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि ये मेरा हार है? मेरे सारे हार तो मेरे पास हैं, पर तुमने जो हरकत मेरे साथ की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। कांता ये बोलकर वो थाने के लिए निकल गई। अब ये सब देखते ही सबके हाथ पांव फूल गए। सबको लग रहा था कि वेदू मोची ने सबको फंसा दिया है। फिर जब कांता दरोगा के साथ लौटी तो दरोगा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बड़े ही सूझबूझ से ये मामला शांत करवा दिया और जाते जाते ये भी हिदायत देते गए कि बिना किसी ठोस आधार के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। भले ही दरोगा ने समझौता करा दिया था, पर गांव वाले ये जानते थे कि कांता इन सब घटनाओं के पीछे है, पर मजबूरी ये थी कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर अगली रात गांव को पता चला कि कपाली तांत्रिक वापस लौट आए हैं। ये जानते ही गांव वाले वो हार लेकर तुरंत उसके पास पहुंचे और जैसे कपाली तांत्रिक ने वो हार अपने हाथ में लिया तो उनकी दोनों आंखें एकदम से सफ़ेद पड़ गईं। फिर कुछ देर के बाद उनकी आंखें नॉर्मल हुई तो वो चिल्लाते बोले, अरे ये तुमने किस काली शक्ति को गांव में पनाह दे दी है? तुम्हें पता नहीं कि अब तुम सबका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा? उसके ये बोलते ही सारे गांव वाले उनके पैरों में पड़ गए और मदद की गुहार लगाने लगे। फिर क्या था, कपाली तांत्रिक फौरन गांव वालों के साथ सुरसा के घर पहुंच गए और घर पहुंचते कपाली तांत्रिक चिल्लाते बोले, चल कुबड़ी बाहर आ, आज तू नहीं बचेगी। जितने बच्चों को तूने खाया है सबका हिसाब देना होगा। कपाली तांत्रिक की आवाज़ सुनते ही सुरसा का पूरा परिवार झट से बाहर आ गया और जब कांता बाहर आई तो कपाली तांत्रिक ने उसकी ओर इशारा करते हुए सुरसा से कहा, ये औरत नहीं है सुरसा, ये भक्षणी है, एक कुबड़ी है। इसने आज तक हजारों बच्चों को खाया है। यकीन नहीं आता तो ये देख। दोस्तों ये बोलते ही कपाली तांत्रिक ने जोर से ज़मीन पर अपना पांव पटका और पांव पटकते ही धरती में बहुत तेज कंपन होने लगी और फिर देखते ही देखते बहुत सारे नवजात बच्चों की हड्डियां ज़मीन से बाहर आने लगे, मानो ज़मीन हड्डियां उगल रही हो। पर दोस्तों अभी मेरा पूरा ध्यान उस ट्रक ड्राइवर की कहानी पर ही था कि तभी ट्रक का ब्रेक लगा और ब्रेक लगाते ही फिर से वो ट्रक से नीचे उतरा और एक बकरी वो ट्रक से उतारकर फिर से छोड़ दी और छोड़ने के बाद वापस से ट्रक में आकर बैठ गया। पर ट्रक में बैठने के बाद उसने अपनी कहानी शुरू नहीं की। पर अब तक मैं उसकी कहानी में इस कदर खो गया था कि मुझे जानना था कि कांता सुरसा की बीवी के साथ हुआ क्या था। लिहाजा मैंने उससे पूछ ही लिया, अरे फिर आगे क्या हुआ भाई साहब? कपाली तांत्रिक ने कांता के साथ क्या किया? मेरी ये पूछते ही उस ट्रक ड्राइवर ने आगे बताते हुए कहा कि धरती से निकलती हड्डियों को देखकर जहां पूरे गांव वाले थर-थर कांपने लगे थे, तो वहीं कांता का रूप बदलता जा रहा था। देखते ही देखते वहां हजारों बच्चों की हड्डियां जमा हो गईं और उन हड्डियों के बीच खड़ी कांता अचानक से कुबड़ी बुढ़िया में बदल गई, जिसके बाद गांव वालों ने उसको पकड़कर गांव के उस बंजर जमीन में जाकर गाड़ा जिस जमीन से कुछ भी बाहर नहीं निकलता, मतलब कि इंसान की आत्मा तक बाहर नहीं आती। इतना बोलकर वो ट्रक ड्राइवर रोने लगा,
पर अब तक उसकी बातों से ये साफ नहीं हुआ था कि इन सब से उसकी बेटी का क्या कनेक्शन है। आखिर उसकी बेटी की जान का उस कबड़ी से क्या लेना देना है। फिर उसने आगे जो खुलासा किया दोस्तों, वो सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। दरअसल उस ट्रक ड्राइवर ने आगे बताया कि कुछ महीने पहले उसकी बेटी को गांव वालों ने रातों को उसी जगह रोता हुआ देखा है जहां उस कुबड़ी को गाड़ा गया था। शुरू में तो लोगों ने उसकी बेटी को समझाया भी कि वो ऐसा ना करे, पर इसके बावजूद उसकी बेटी हर रात वहां जाकर रोने लगती। तो गांव वालों को लगा कि कुबड़ी उसके ज़रिए से वापस आने की कोशिश कर रही है। और जब वो लड़की ठीक वैसे ही सज धज के गांव में घूमने लगी जैसे कि कुबड़ी घुमा करती थी, तो ये देखकर गांव वालों ने फौरन एक कपाली तांत्रिक के चेले धरित को बुला लिया। और जब वो आया तो उस लड़की को देखते हुए बोला, ये कुबड़ी की उपासना करती है, इसे भी उसी ज़मीन में गाड़ना होगा, नहीं तो फिर से इस गांव पर काल मंडराने लगेगा। उस धरित तांत्रिक के ये कहते ही गांव वालों ने ड्राइवर की बेटी को बंदी बना लिया। और जब ड्राइवर ने गांव वालों पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का उन पर आरोप लगाया और उन्हें साबित करने को कहा कि उसकी बेटी सच में गांव के लिए खतरा है, तो ड्राइवर यानी कि उस लड़की के पिता के ये कहते ही उस तांत्रिक ने उसे 13 बकरी लाने को कहा और उन बकरियों को वो ही गहने और कपड़े पहनाने को कहे जो उसकी बेटी ने पहने थे। जिसके बाद उस तांत्रिक ने कुछ उन बकरियों को उसके पिताजी से ऐसी जगह जाके छोड़ने को कहा जहां से लगे कि वो बकरियां वापस ना आ सके। अगर एक भी बकरी 13 घंटे में वापस आ गई तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी बेटी में कुबड़ी का प्रतिरूप आ चुका है। ऐसे में उसे ठीक वही सज़ा दी जाएगी जो उस रात कुबड़ी को दी गई थी। वो ड्राइवर गांव वालों के खिलाफ नहीं जा सकता था, तो ऐसे में ना चाहते हुए भी उसने गांव वालों की बात मान ली और ये तय कर लिया कि उन बकरियों को इतनी दूर जाके छोड़ेगा कि वो कभी लौट कर ना आ सके। इसलिए वो बकरियों को ट्रक में भरकर वहाँ से चल पड़ा। कर उस ड्राइवर की पूरी कहानी सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, पर मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे उसकी कोई मदद हो पाती। अभी मैं उसके बगल में बैठा उसकी आंखों से गिरते आंसू ही देख रहा था कि तभी अचानक से मेरे पेट में ज़ोर से दर्द उठा और उस दर्द के साथ ही मेरा माथा चकराने लगा। मैंने फ़ौरन ही गाड़ी रुकवाई और ट्रक से उतरकर खुली हवा में आकर बैठ गया। अभी मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ये क्या हुआ मुझे, कि तभी मेरे कानों में घंटियां बजने लगी, मानो मैं किसी मंदिर में खड़ा हुआ हूँ और मेरे चारों तरफ घंटियां बज रही हों। अभी मैं अपने कानों को अपने हाथों से कसकर दबाने की कोशिश ही कर रहा था कि ताकि उन घंटियों की तेज ध्वनि से मैं बच सकूं, पर काफ़ी देर तक वो घंटियों की आवाज़ आती रही। और फिर जब उन घंटियों की आवाज़ बंद हुई तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। मतलब कि वो ट्रक और ट्रक वाला दोनों ही वहाँ से गायब थे। पर वो ऐसा कैसे कर सकता था, मुझे ऐसे बीच रास्ते में क्यों छोड़कर चला गया। कर उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था, तो ऐसे में मैं पैदल ही चलता रहा। काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद ऊपर वाले को मेरे पर दया आ गई और एक बाइक वाले ने मुझे देखकर बाइक रोक ली। फिर जब मैंने उसे ये बताया कि मुझे अलवर डिपो जाना है, तो इस पर उस बाइक वाले ने कहा, देखिए भैया, मैं अलवर डिपो तो नहीं जा रहा हूँ, पर भरौंदा तक छोड़ दूंगा आपको, वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। जिसके बाद उस भले बाइक वाले ने मुझे भरौंदा तक छोड़ दिया। भरौंदा से मैंने एक ऑटो पकड़ा और फिर अपने ससुराल कुशालगढ़ पहुँचा, जहाँ मुझे पता चला कि सारे घर वाले बरखंडी वाले मंदिर पर गए हैं, क्योंकि मेरी बीवी के ऊपर चुड़ैल का साया है और उसी के निवारण के लिए वो पुजारी के पास गए हैं। ये जानते ही मैं भी उसी वक्त बरखंडी के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। और जब मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ बज रही हैं। दोस्तों, ये वही घंटियों की आवाज़ थी जो मुझे हाईवे पर सुनाई दी थी। फिर जब मेरी नज़र मेरी बीवी वसुंधरा पर गई तो मैंने देखा कि वो किसी मूर्ति की तरह आंखें फाड़े मेरी ओर देख रही है और उसके बाल बिखरे हुए थे। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी मंदिर के पुजारी ने मेरे सामने आते हुए सवाल किया, अरे ये बच्ची तुम कहाँ से ले आए? उस पुजारी के ये कहते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे एक बकरी खड़ी है।
ये वो ही बकरी थे। उस बकरी के पहने हुए कपड़े और गले में हार को देखकर मैं समझ गया कि ये उसी ट्रक ड्राइवर की छोड़ी हुई बकरी है। पर मैं इस बात से हैरान था कि ये मेरे पीछे पीछे कैसे आ गई। अभी मैं उस बकरी को ही देख रहा था कि तभी उस पुजारी ने उस बकरी पर भस्म फेंकी और भस्म के फेंकते वो बकरी एक लड़की में बदल गई। पर उसी वक्त वो हवा में वहां से गायब हो गई। अब ये देखकर मेरी सांसें एक पल को थम सी गई थी। फिर जब पुजारी ने कहा, आज तुम्हारी जान माता ने बचाई है, तो एक बार फिर से मैं चौंक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी जान किससे बचाई गई है। फिर जब उस पुजारी ने कहा कि तुम जिस ट्रक में आ रहे थे वो ट्रक इस दुनिया का नहीं था और वक्त रहते तुम्हारी बीवी यहाँ पर नहीं आती तो तुम्हें भी वो ट्रक ड्राइवर बकरी में बदल देता। दोस्तों, दरअसल मेरी बीवी बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। माता का उस पर सीधी कृपा थी, इसलिए जब मैं मुसीबत में पड़ा तो उसे आभास हो गया और वो उसी वक्त मदद के लिए माता के मंदिर आ गई। और यही वजह थी कि मुझे वहाँ बीच रास्ते में मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, मुझे ये तो नहीं पता कि वो ट्रक ड्राइवर कौन था और उसने अपनी बेटी और बकरियों की जो कहानी बताई थी वो सच थी या नहीं, पर उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।